नमस्ते छात्रों, मैं हूं श्री गायकवाड़ आर्यल। ज्ञान समृद्धि से चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं की इकाई दूसरी कविता 11वीं समता की ओर इसका स्वाध्याय देखने वाले हैं। छात्रों, इस वीडियो को बार बार देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि से अवश्य सब्सक्राइब करें। छात्रों, कक्षा 10वीं कविता 11वीं समता की ओर इसका हम आज स्वाध्याय देखने वाले हैं। तो ये जो स्वाध्याय है कृति पत्रिका पर आधारित है। तो परिच्छेद क्रमांक मतलब पद्यांश क्रमांक पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। पद्यांश कौन सा है, कहाँ है? तो ये पद्यांश है पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 97 पर। आप किताब निकालिए, पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक मतलब पन्ना नंबर 97 देखिए, और वहां ये जो परिच्छेद दिया है कौन सा, बीत गया हेमंत भ्रात शिशिर ऋतु आई। भ्रात यानी कि भाई, प्रकृति हुई द्युतिहीन मतलब तेजहीन, अवनी मतलब पृथ्वी में कुंज टिका है छाए। कुंज टिका यानी कि कोहरा, धुंध। पड़ता खूब तुषार, तुषार यानी कि बर्फ। पद्मदल मतलब कमल का फूल। तालो, तालो ने के तालाब में बिलखाते, बिलखाते ने के कष्ट पाना। अन्यायी नृप, अन्यायी ने का अत्याचार, नृप यानी कि राजा। अन्यायी नृप के दंडों से यथा यानी कि जैसे लोग दुख पाते। निशा काल यानी कि रात के समय, निशा काल में लोग घरों में निज निज यानी कि अपने अपने जा सोते हैं। बाहर श्वान, श्वान यानी कि कुत्ते। शार मतलब गिधड़ चिल्लाकर बार बार रोते हैं। ये जो परिच्छेद है, इस परिच्छेद में कुछ कठिन शब्दार्थ आए। कौन से है? भ्रात, भ्रात का मतलब है भ्राता, भाई। द्युतिहीन मतलब काति रहित, चमक रहित, जिसमें चमक न हो ऐसी। अवनी मतलब पृथ्वी। कुंजटिका धुंध, कोहरा। तुषार यहां अर्थ है बर्फ। पद्मदल मतलब कमल का दल। ताल यानी कि तालाब। बिलखाना कष्ट पाना, अन्यायी अत्याचारी। नृप यानी कि राजा। दंड मतलब सजा। यथा मतलब जैसे। निशा काल मतलब रात के समय। निज अपने। शान कुत्ते, और शार मतलब गीधड़। छात्रों, इस परिच्छेद पर आधारित कृतियां हल करनी है तो कृति क्रमांक पहली आकलन कृति है, कृति पूर्ण कीजिए। शिशिर ऋतु में हुए परिवर्तन, शिशिर ऋतु में कौन से परिवर्तन हुए, कहा प्रकृति में कौन सा परिवर्तन हुआ है और धरती पर कौन सा परिणाम हुआ है या परिवर्तन हुआ है, वो आपको लिखना है। तो पद्यांश में देखिए कौन सा परिवर्तन हुआ है, तो जरा ढूंढिए। हाँ, यहां पर देखिए उत्तर में कौन सा परिवर्तन हुआ है। प्रकृति में, प्रकृति द्युतिहीन हो गई है। द्युतिहीन हो गई मतलब तेजहीन, उसकी चमक निकल गई है, ऐसी हो गई है। और धरती, धरती पर कुंज टिका छाई हुई है मतलब धरती पर कोहरा छाया हुआ है। इस तरह से परिवर्तन आया है शिशिर ऋतु में। अगला प्रश्न छात्रों, एक शब्द में उत्तर लिखिए। एक शब्द में उत्तर लिखिए। प्रश्न है पहला, पद्यांश में आए एक फूल का नाम। कौन से फूल का नाम आया है? पद्मदल मतलब कमल का फूल। कौन सा? यहां पर देखिए, पद्यांश में आए एक फूल का नाम पद्म मतलब कमल, कमल के फूल का नाम आया है। दूसरा प्रश्न छात्रों, श्वेत कणों के रूप में पृथ्वी पर गिरने वाली हवा में मिली भाप कौन सी है? देखिए, तुषार, तुषार मतलब बर्फ। श्वेत कणों के, श्वेत नहीं के सफेद, श्वेत कणों के रूप में पृथ्वी पर गिरने वाली हवा में मिली भाप मतलब तुषार मतलब बर्फ। अगला प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर लिखना है। लंबे चौड़े गड्ढे के लिए प्रयुक्त शब्द जिसमें बरसाती पानी जमा होता है, अर्थात ताल यानी कि तालाब। देखिए प्रश्न का उत्तर, ये लंबे चौड़े प्राकृतिक गड्ढे के लिए प्रयुक्त शब्द जिसमें बरसाती पानी जमा होता है, वो शब्द आया है पद्यांश में ताल। चौथा प्रश्न है, कौन सा जरा देखिए। शिशिर ऋतु से पहले आने वाली ऋतु, शिशिर से पहले कौन सी ऋतु? बीत गया हेमंत भ्रात। हेमंत भ्रात पद्यांश में देखिए पहले पंक्ति में कौन सा ऋतु था?
हेमंत ऋतु, हेमंत चला गया और उसका भाई शिशिर आ गया। कृति क्रमांक दूसरी आकलन कृति है, आकृति पूर्ण कीजिए। शिशिर ऋतु में रात में ये बार बार रोते हैं। शिशिर ऋतु में रात में बार बार कौन रोते हैं, जरा देखिए, ढूंढिए। हाँ, श्वान और शार, कुत्ते और गिधड़। लेकिन आपको यही शब्द लिखने हैं जो पद्यांश में आए हैं। अगला प्रश्न छात्रों, पद्यांश में इसकी इससे तुलना की गई है। किसकी तुलना किससे की गई है, जरा देखिए। हाँ, बिल्कुल सही उत्तर, तुषार की। किससे तुलना की गई, अन्यायी नृप से, नृप यानी के राजा से, जो अन्यायी राजा होता है उससे तुलना की। किसकी, तुषार, तुषार यानी के बर्फ, हवा के साथ गिरने वाले बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े। ठीक है। कृति क्रमांक तीसरी, सरल भावार्थ, सरल अर्थ या भावार्थ लिखिए। ऐसा प्रश्न आपको आ सकता है। प्रस्तुत पद्यांश की किन्हीं दो पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। उत्तर, निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सोते हैं, यानी कि अपने अपने घर में वैयक्तिक निजी सोते हैं। बाहर शान शार चिल्लाकर बार बार रोते हैं। ये जो पंक्तियां हैं इसका भावार्थ लिखना है। भावार्थ क्या होगा, शिशिर ऋतु में जाड़ा अपनी पराकाष्ठा पर होता है, इन दिनों ओस पड़ती है। ओस यानी के दो बिंदु, मराठी में उसे दो कहते हैं। ओस पड़ती है, बहुत ठंड होती है और कहीं कहीं बर्फ पड़ती है। ठंड से बचने के लिए शिशिर ऋतु में लोग अपने अपने घरों में जाकर गर्म बिस्तर में सो जाते हैं, मगर बाहर की ठंड से कुत्ते और सियार बुरी तरह आहत होते हैं। वे बार बार चिल्ला चिल्ला कर रोते हैं और अपना कष्ट बयान करते हैं। छात्रों, पद्यांश क्रमांक दूसरा, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। कहां ये पद्यांश भी, पन्ना मतलब पृष्ठ क्रमांक 97 पर है। देखिए कहां से शुरू होता है दूसरा परिच्छेद, हाँ यहां से शुरू होता है, जरा देखिए। अर्धरात्रि को घर से कोई जो आंगन को आता, शून्य गगन मंडल को लख ये मन में है भय पाता। तारे निपट मलिन चंद्र, चंद्र ने पांडु वर्ण है पाया, पांडु वर्ण के पीला रंग। मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया। धनियों को है मौज रात दिन है उनके पौवारे। दीन दरिंद्रों के मत्थे ही पड़े शिशिर सुख दुख सारे। वे खाते हैं हलवा पूड़ी दूध मलाई ताजी, उन्हें नहीं मिलती पर सूखी रोटी और न भाजी। छात्रों, इस परिच्छेद में कुछ कठिन शब्दार्थ आए, वो ये है। अर्धरात्रि मतलब आधी रात, आंगन घर के अंदर का खुला छोड़ा हुआ भाग, लख मतलब देखना, देख, निपट बिल्कुल, लख शब्द को ध्यान रहे, देख शब्द के लिए वो आया हुआ है। निपट यानी कि बिल्कुल, मलिन धुंधले, पांडु वर्ण मतलब पीला, पीलापन लिए हुए जो रंग होता है वो पीला रंग। मौज मजा, पौबारा पौ 12 मतलब लाभ का अवसर मिलना। दिन गरीब, मत्थे यहां उसका अर्थ होता है जिम्मे। छात्रों, इस पद्यांश पर आधारित कृतियां हल करनी है। कृति पहली आकलन कृति, आकृति पूर्ण कीजिए। शिशिर ऋतु में रात्रि के समय इनका रूप तारों का और चंद्रमा का कैसा होता है वो आपको लिखना है। तो यहां शिशिर ऋतु में जो रूप है वो कैसा होगा, जरा देखिए, ढूंढिए परिच्छेद में कैसा है तो उत्तर मिलता है आपको। हाँ, तारों का रूप एकदम मटमैला, तारों का रूप कैसा होता है, एकदम मटमैला। और चंद्रमा का सफेद पीले पांडु रंग का, पांडु वर्ण के पीला रंग, उस तरह से। दूसरा प्रश्न छात्रों, शिशिर ऋतु के चांद और तारों की तुलना की गई है। किससे तुलना की गई है शिशिर ऋतु के चांद और तारों की, ढूंढिए उत्तर। हाँ, शिशिर ऋतु के चांद और तारों की तुलना की गई है किसी राज्य पर आए राष्ट्रीय संकट से, किसी राज्य पर आए राष्ट्रीय संकट से इसकी तुलना की गई है। अगला प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर लिखिए। रात के एक हिस्से का नाम, रात के एक हिस्से के लिए कौन सा नाम इसमें आया है पद्यांश में, वो आया है अर्धरात्रि। देखिए, रात के एक हिस्से का नाम अर्धरात्रि ये आया है। दूसरा प्रश्न छात्रों, घर के भीतर खुला छोड़े गए भाग का नाम,
घर के भीतर जो खुला भाग छोड़ते हैं ना, उसे कौन शब्द आया है? आंगन। आप देखिए घर के भीतर खुला छोड़े गए भाग का नाम आंगन, ये आया है। तीसरा प्रश्न है, देखने के अर्थ में आया हुआ शब्द, मैंने आपको अभी बता था, देख इस शब्द के लिए आया हुआ शब्द है लख। लख, इसलिए कौन शब्द आया? देखने के अर्थ में आया हुआ शब्द लख शब्द आया है। देखिए उत्तर तीसरा, दूसरे में तीसरा, देखने के अर्थ में आया हुआ शब्द है लख। और चौथा प्रश्न है, सौरमंडल के एक उपग्रह का नाम। सौरमंडल में बहुत सारे ग्रह होते हैं ना, उसका एक ग्रह जो है उसका नाम इस पद्यांश में आया है। कौन सा ग्रह है वो जरा देखिए? चंद्रमा। दूसरे में चौथा उत्तर देखिए, सौरमंडल के एक ग्रह का नाम चंद्रमा है। आकलन कृति दूसरी, आकलन कृति दूसरी, जीवन शैली में अंतर स्पष्ट कीजिए। धनी लोगों का जीवन कैसा होता है, दीन दरिद्र लोगों का जीवन कैसा हो, तो वो जो अंतर है आपको स्पष्ट करना है पद्यांश के आधार पर। तो कैसा अंतर है जरा देखिए? धनी रात दिन मौज, आनंद ही आनंद, धनियों का जीवन ऐसा होता है। और दीन दरिद्र का शिशिर ऋतु के सारे दुख उनके नसीब होते हैं। धनी लोगों के लिए दूसरा मुद्दा, हलवा पूड़ी दूध मलाई का भोजन होता है। और दीन दरिद्र लोगों के लिए सूखी रोटी और भाजी का भी अभाव होता है। अगला प्रश्न छात्रों, संजाल पूर्ण कीजिए। पद्यांश में प्रयुक्त खाद्य पदार्थ, कौन से खाद्य पदार्थ के नाम यहां पर आई है? हाँ देखिए उत्तर, हलवा पूड़ी, दूध मलाई, रोटी, भाजी, ये व्यंजनों के नाम, पदार्थ के नाम आए हैं। कृति क्रमांक तीसरी है, सरल भावार्थ। अंतिम 4 पंक्तियों के भावार्थ लिखिए। परिच्छेद में जो आखिरी की 4 पंक्तियां हैं ना, कुल मिलाकर इस परिच्छेद में 8 पंक्तियां है, तो पहले 4 पंक्तियों का नहीं, दूसरी जो 4 पंक्तियां अंतिम, उसका भावार्थ लिखना है। तो कैसा होगा? धनियों और दीन दरिद्रों में जमीन आसमान का अंतर होता है। वैसे तो इन दोनों का कोई जोड़ नहीं होता, पर शिशिर ऋतु में इन दोनों की असमानता साफ दिखाई देती है। शिशिर ऋतु में असह्य ठंड पड़ती है। दीन दरिद्रों को इस ऋतु में हर तरह के कष्ट उठाने पड़ते हैं, जबकि धनी वर्ग सुविधा संपन्न होता है। इस मौसम में उनके लिए सारी वस्तुएं उपलब्ध होती है। इस ऋतु में धनी वर्ग के लोग जहां हलवा पूड़ी तथा दूध मलाई भोजन में लेते हैं, वहीं गरीबों के घर में अन्न भी नहीं होता। उन्हें सूखी रोटी सब्जी भी नहीं मिलती। इस मौसम में उन्हें उपवास करने तक की नौबत आ जाती है। छात्रों, पद्यांश क्रमांक तीसरा, आखिरी पद्यांश है। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। कहां है पद्यांश? देखिए, पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 97 पर है। कहां से शुरू होता है? वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुशाले, पर इनके कंपित बदनों पर गिरते हैं नित पाले। नित यानी कि हमेशा। वे है सुख साधन से पूरित सुघर घरों के वासी, इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। पहले हमें उदर यानी कि पेट, पहले हमें उदर की चिंता थी, न कदापि सताती। माता सम थी प्रकृति, हमारी पालन करती जाती। हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। ये जो परिच्छेद है इस पर कुछ कठिन शब्दार्थ है, वो है कंपित। कंपित का मतलब कांपने वाले, पाले मतलब पाला, बर्फ के सूक्ष्म कण जो जमीन पर जम जाते हैं। पूरित मतलब परिपूर्ण, सुघर मतलब सुंदर, वासी रहने वाले, उधर पेट, उपकार हित भलाई। छात्रों, इस परिच्छेद पर आधारित, इस पद्यांश पर आधारित आपको कृतियां हल करनी है। तो पहली कृति है आकलन कृति, जीवन शैली में अंतर। धनी लोगों का जीवन कैसा होता है और दीन दरिद्र लोगों का जीवन कैसा होता है, यह आपको लिखना है। पहला मुद्दा उत्तर का, वे धनी लोग वे रंगीन कीमती शाल दुशाले ओढ़ते हैं ठंडी के दिनों में, जाड़े के दिनों में, और दीन दरिद्र लोग इनके कांपते हुए शरीर पर रोज पाला गिरता है, मतलब बर्फ गिरता है, बर्फ के कण गिरते हैं। दूसरा मुद्दा, धनी लोगों के लिए ये सुविधा संपन्न मकानों में रहते हैं,
दीन दरिद्र ये टूटे फूटे घरों में रहते हैं या हमेशा उदासी छाई रहती है। दूसरा प्रश्न छात्रों, आकृति पूर्ण कीजिए। भाई भाई का रिश्ता है इन दोनों में, किन दोनों में भाई भाई का रिश्ता है? धनवानों में और दीन दरिद्रों में भाई भाई का रिश्ता है। छात्रों कृति क्रमांक दूसरी आपको हल करनी है। आकलन कृति, एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहले इन्हें इसकी चिंता नहीं सताती, किसकी? उदर की। उत्तर भी है लेके उत्तर में देखिए पहला प्रश्न जो है उसका उत्तर, पहले इन्हें इनकी चिंता नहीं सताती थी, किसकी? उदर की। उदर का मतलब पेट। दूसरा प्रश्न है, ये इनका माता की तरह भरण पोषण करती थी, कौन? प्रकृति मतलब निसर्ग। और अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न, ऐसे दो प्रश्न बनाकर लिखिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। पहला उत्तर उपकार्य शब्द आना चाहिए, ऐसा प्रश्न बनाइए। दूसरा उत्तर अधिकार्य शब्द आना चाहिए, ऐसा प्रश्न बनाइए, लेकिन वो प्रश्न इस पद्यांश पर आधारित हो, ये भी ध्यान रहे। तो पहला प्रश्न कैसा होगा? हमको भाई का क्या करना होगा, अर्थात उपकार, लेकिन आपको उपकार शब्द लिखना नहीं है, वो प्रश्न निर्माण करने के लिए आपको उत्तर दिया हुआ है। दूसरा है, भाई पर भाई का क्या होगा, अधिकार, लेकिन आपको अधिकार शब्द लिखना नहीं है, खाली भाई पर भाई का क्या होगा, यही प्रश्न निर्माण करना, यही आपका उत्तर है। छात्रों कृति क्रमांक तीसरी, सरल अर्थ या भावार्थ या संदेश लिखिए। पद्यांश की अंतिम दो पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। जन्म से सभी मनुष्य एक जैसे होते हैं, उनकी एक जैसी बनावट होती है और सबका खून भी एक जैसा लाल होता है, इसलिए मनुष्य मनुष्य में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस तरह सभी मनुष्यों का आपस में भाई भाई का रिश्ता होना चाहिए। धनी और निर्धन तो मनुष्य अपनी अपनी उपलब्धियों से बनता है, अमीरी और गरीबी को मानव संबंधों के बीच नहीं लाना चाहिए। भाई भाई के रिश्ते में एक भाई का दूसरे भाई से कुछ न कुछ अधिकार होता है, इसलिए धनी व्यक्तियों को अपने दीन दरिद्र भाइयों का उपकार करना चाहिए। छात्रों अंतिम प्रश्न, पद्यांश की अंतिम दो पंक्तियों से मिलने वाला संदेश आपको लिखना है। जन्म के समय प्रत्येक व्यक्ति समान होता है, मनुष्य जाति में उत्पन्न होने के कारण, जन्म लेने के कारण सभी मनुष्यों में भाई भाई का रिश्ता होता है। इस रिश्ते में आर्थिक असमानता को प्रश्रय नहीं देना चाहिए, प्रश्रय नहीं देना चाहिए। हर मनुष्य में एक दूसरे का उपकार करने की भावना होनी चाहिए। एक भाई का दूसरे भाई पर कुछ अधिकार होता है, इस बात को ध्यान में रखकर हमारे मन में एक दूसरे के प्रति उपकार की भावना होनी चाहिए और एक दूसरे की सहायता करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। छात्रों यहाँ पर ये स्वाध्याय समाप्त होता है। इस स्वाध्याय की इस वीडियो को बार बार देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। और हाँ, अगर पहली बार आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि से अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।